हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई वढ़ाई आपकी चल रही होगी। और आप सभी लोगों का तहे दिल से हमारे यूट्यूब चैनल बी स्मार्ट विद स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। और जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब चैनल को आप सर्च करने की कोशिश करें, पहले तो बहुत नीचे जाना पड़ता था, बहुत स्क्रॉल करने पड़ते थे, फिर ये चैनल आता था। लेकिन अभी आप टाइप करेंगे अगर जो यूट्यूब के सर्च बॉक्स पर कि बी स्मार्ट विथ स्टडी, तो आपको मुझे लगता है कि 2-3 पॉइंट पर ही आपको मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं चैनल हमारा रैंक में है, तो इसलिए बहुत जल्दी सर्चिंग हो रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट जो वीडियो था वो आपने कल देखा, उस पर हमें लाइक भी मिले, कमेंट भी मिले, बहुत अच्छा लगा। और आज सेकंड वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, फर्स्ट चैप्टर का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में आपने वास्तविक संख्याओं की पूरी फैमिली को आपने देखा था, और अब की बार जो आपके एनसीईआरटी बुक की या आपके सिलेबस की जो मेन टॉपिक्स है उसको हम लेकर के चलेंगे। और उस टॉपिक को क्लियर कराने के बाद उम्मीद है कि आज आपका पहला एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगा। ये वीडियो कहीं ना कहीं लंबी थोड़ी सी बनने वाली है, और पेशेंस के साथ आप इसमें सहयोग करें और पेशेंस के साथ इसको देखें, क्योंकि कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि थोड़े से उबाऊ हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें आएगा। बस थोड़ा सा आपको जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, बस उसी को थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो मैं आपका टॉपिक लेता हूँ, जो आज की क्लास का आपका टॉपिक है। पहला जो आपका टॉपिक है, अगर जो बुक में आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये जो प्रमेयिका है ना, इसको इंग्लिश में लीमा भी बोलते हैं, LEMMA। ये प्रमेय होता है या प्रमेयिका होता है, पहले आप समझ लें कि प्रमेयिका होता क्या है। प्रमेयिका का मतलब ये होता है कि यह एक सिद्ध किया गया हुआ, यानी सिद्ध किया हुआ, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, ठीक है। ये सिद्ध किया हुआ कोई कथन होता है जिसकी सहायता से हम अन्य कथन को, जिसकी सहायता, ये प्रमेयिका क्या है, ये सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से हम अन्य कथन को राइट या रॉन्ग, राइट और रॉन्ग और प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो प्रमेयिका आपका वो चीज़ होता है। एक नॉर्मली मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमने कहा कि आपका सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये क्या है, ये एक कथन है और ऑलरेडी ये प्रूव्ड है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन अगर जो होते हैं तो ये तो कथन हो गया। अब मैं ये आपसे बोलना चाहता हूँ कि 30 दिन में कितने सप्ताह पड़ेंगे, 30 दिन में कितने सप्ताह पड़ेंगे, कितने सप्ताह पड़ेंगे। तो आपको इसमें 30 दिन में कितने पूर्ण सप्ताह पड़ेंगे, सॉरी। तो आपको इसमें जरा सा भी डाउट नहीं होगा कि सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 का इसमें हम डिवाइड कर दें तो सीधा सीधा आपका हो जाएगा 4 फुल वीक, ठीक है, 4 फुल वीक, यानी 4 पूरे के पूरे सप्ताह होते हैं। तो ये होती है हमारी प्रमेयिका, ठीक है। जैसे हमने कहा कि पानी जो आपका है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल कर जाता है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल कर जाता है, ये क्या हो गया, ये आपका प्रमेय सिद्ध हो चुका है। और हमने कहा कि जो हमने आग पर जो हमने पानी चढ़ाई है किसी पात्र में ले करके, तो अभी उसका जो पानी का टेम्परेचर है वो 90 डिग्री है। तो 100% आप यही कहेंगे कि सर इस टेम्परेचर पर वो पानी अवश्य उबल नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि पानी आपका क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो ये होता है आपका प्रमेयिका,
ये होता है प्रमेयिका या प्रमेय, कुछ भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में लीमा बोलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब ये हो जाए, यूक्लिड क्या है, एक ग्रीक मैथमेटिशियन है, इन्होंने विभाजन प्रमेयिका को बताया, विभाजन प्रमेयिका को बताया। हालांकि आपको मैं बताऊं, ये जो चीज़ें हैं, विभाजन की जो चीज़ें हैं, ये आज से नहीं, काफ़ी वर्षों से हो रही है, काफ़ी पुरानी से हो रही है। लेकिन इनकी एक बुक जो मिली, जिसको हम कुछ एलिमेंट करके बोलते हैं, विभाजन एलिमेंट्स ऐसा कुछ करके बुक करके है, उसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को दिया, और वो कॉन्सेप्ट बड़ा मज़ेदार है। उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पुराने क्लासों में पढ़ चुके हैं। अभी जब हम इसके पहले पढ़ा रहे थे तो उसमें था भी कि सपोज दैट हम 5 से 32 में डिवाइड कर रहे हैं, टेबल पढ़ेंगे, 5 6 जा 30, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 2, समझ रहे हैं। यानी 5 से आपने 32 में भाग दिया तो 5 छक 30, और इसको शेष करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है सॉरी, ये आपका है डिवाइज़र, ये आपका डिविडेंड, ये आपका कोशिएंट, ये आपका रिमाइंडर। ये चारों चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब जब हम इसको चेक करने की बात करते हैं कि ये डिविडेंड, यानी कैसे हम प्रूव करें कि ये आपका जो भाग हमने दिया वो सही है, तो क्या करते हैं, ये 32, ये डिविडेंड जो इक्वल होता है वो डिवाइज़र यानी 5 इंटू कोशिएंट यानी 6 प्लस रिमाइंडर यानी 2। अगर जो इतना ये मल्टीप्लाई करके और ये 2 जोड़ने पर अगर इसके बराबर आ गया तो ये आपका क्या हो गया, ये इसका मतलब ये भाग सही है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या नया काम किया, इन्होंने नया यही काम किया जो इन्होंने थ्योरी बताई कि जो हमारा डिवाइज़र है, यानी इसको हम अगर जो b से मान लें, इसको हमने b से शो कर दिया, सपोज दैट इसको हमने a से शो कर दिया, ये q और r ऑलरेडी है ही, तो इसका जो रिलेशन निकलेगा वो यही निकलेगा। शायद आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ जी, ठीक है। ये डिविडेंड आपका a है, डिवाइज़र आपका b है, q क्या है, कोशिएंट है, और r क्या है, रिमाइंडर है। और यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ और जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया कि जो r रहेगा ना, ये r रिमाइंडर, ये कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, यानी 0 से बड़ा रहेगा या फिर 0 के बराबर रहेगा। बट यही r, ये जो आपका डिवाइज़र है, इससे ऑलवेज छोटा रहेगा, समझ रहे। और ये कॉन्सेप्ट आपके जो प्रश्नावली है उसमें हम बहुत बखूबी तरीके से इसको हम अप्लाई करेंगे। तो इस पर ध्यान देने वाली ज़रूरत है कि रिमाइंडर जो आपका होता है ये कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है। 0 हो सकता है, लेकिन यह है कि डिवाइज़र से तो कतई आपका छोटा नहीं होता है, सॉरी, डिवाइज़र से आपका यह हमेशा छोटा होता है, डिवाइज़र से बड़ा कभी नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद अगर जो आप देखेंगे, बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, खांसी अभी तक हमारी शांत नहीं हुई है, विक्स मैं खा लिया हूँ फिलहाल। तो मैंने क्या बताया आपसे कि यहाँ पर r जो है ये क्या होना चाहिए, ये 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिवाइज़र से ऑलवेज छोटा रहेगा। इन्होंने बहुत मेहनत किया, यूक्लिड साहब ने बहुत मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद एक कॉन्सेप्ट इन्होंने और बताया कि आप विभाजन से HCF आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, HCF का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं महत्तम, समापवर्तक, महत्तम, और इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम निकालने की इन्होंने बात कही कि आप विभाजन से महत्तम आप आराम से निकाल सकते हैं।
लेकिन ये जो महत्तम निकालने की विधि है, इन्होंने लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, इन्होंने कहा भी कि ये जो महत्तम की विधियां हैं ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकलेगा, जिसका हम लोग प्रॉपर यूज करते हैं, इसी का हम ज़्यादातर यूज करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड का। अब ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, यानी एक प्रोसेस होगा, तो उस प्रोसेस को कहा गया क्या, ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या एल्गोरिथम, कुछ भी पढ़ते हैं, ये हो। बात समझिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि वैसे विभाजन का रूल हमें क्या था, बहुत पहले मालूम था, लेकिन यूक्लिड साहब ने इस पर काम किया। ये ग्रीक के एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ये प्रमेयिका सिद्ध किया, और ये जो प्रमेयिका होती है ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अन्य कथनों को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं या जस्टिफाई करते हैं कि वो राइट है या रॉन्ग है। उन्होंने क्या प्रमेयिका बताई, ये यही प्रमेयिका बताई कि जो आपका डिवाइजर होता है, जो आपका भाज्य होता है, वह डिवाइजर और कोसेंट के गुणनफल प्लस शेष के क्या होता है, बराबर होता है। और कभी भी जो शेष होता है वो 0 से छोटा नहीं होगा, 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से ऑलवेज छोटा रहेगा। ये चीज़ें इन्होंने इसमें बता दिया। उसके बाद फिर हमने बताया कि यूक्लिड ने क्या किया कि इस पर एक प्रकार का और वर्क किया। उस वर्क से उन्होंने ये सिद्ध किया, उस स्टडी से उन्होंने ये सिद्ध किया कि हम इसकी विभाजन की जो प्रमेयिका है, यानी जो विभाजन है, प्रमेयिका छोड़ दीजिए आप, यहाँ पर जो विभाजन है उससे हम एचसीएफ भी पता कर सकते हैं। और ये जो एचसीएफ पता होगा वो लॉन्ग डिवीजन मेथड का अप्लाई करेंगे तो एचसीएफ हमारा निकल जाएगा। तो लोगों ने कहा या उन्होंने सोचा कि जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उस मेथड को तो हमें बताना पड़ेगा ना। तो जब मेथड को बताना पड़ेगा तो उसी मेथड को कहा गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो यूक्लिड क्या हो गया, उनका नाम है। विभाजन, जो कि आप जान रहे हैं कि विभाजन कैसे होता है। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम होता है डिफाइन स्टेप। ये कमाल की चीज़ है, ये आपका क्या होता है, डिफाइन स्टेप होता है। जरा मैं देख लूँ कि दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। डिफाइन स्टेप का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर जो हमने कहा कि आपको क्या चाय बनानी है, हमने कहा चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए जो आपका चरण होता है उसी चरण को ही हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे भाई, स्टोव को ऑन करेंगे, जलाएंगे, उसके ऊपर एक बर्तन में पानी रखेंगे, उसके बाद पानी उबलने लगेगा, उसके बाद उसमें चाय पत्ती डालेंगे, फिर कुछ टाइम बाद दूध डालेंगे, फिर शक्कर डालेंगे। ठीक है, तो ये सब स्टेप क्या है, ये स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 5, 6, ये क्या है, इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। ये क्या होता है, ये आपका डिफाइन स्टेप होता है, इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। तो इन्होंने ये कहा, इन्होंने एचसीएफ निकालने में जो स्टेप बताई, उन्होंने यही स्टेप बताई कि जब हम महत्तम निकालते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि उसमें छोटी सबसे कौन है, छोटी संख्या से ही हम बड़ी संख्या में भाग करने की कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं करते हैं, 100% करते ही करते हैं, भाग देते जाते हैं। और उसके बाद जैसे मान लो फर्स्ट स्टेप आपने भाग दिया, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है, अगर जो ये 0 आ गया, तो जिससे आपने जस्ट इसके पहले आपने भाग दिया है वही इसका महत्तम होगा। 0 नहीं आ रहा है तो ये अब नए स्टेप के लिए डिवाइजर हो जाएगा, और डिविडेंड कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर रिमाइंडर आ गया तो अब ये फिर डिवाइजर हो जाएगा, डिविडेंड कौन हो जाएगा, इसके ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा सा हमें रफ करना पड़ेगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे हमने कहा
ये आपका है आपके पास 25 और यहाँ पर मान लिया हमने 545। इन दोनों का हमें HCF निकालना है। तो इसमें छोटा कौन है? ये है। इससे इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे बड़े आराम से 5 4 5 में। 25 2 ज़ा 50 यानी 25 दूना 50। ये आपका 4 हो जाएगा, कट जाएगा, 5 आएगा, फिर 25 बन जा 25। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20। शेष कितना आ गया? 20 आ गया। अगर जो ये 0 आया होता तो HCF कौन हो जाता? ये हो जाता, लेकिन 0 तो नहीं आया। तो 0 नहीं आया तो क्या करेंगे? इसी को क्या बना देंगे? डिवाइज़र बना देंगे। डिविडेंड किसको बनाएंगे? इसको बनाएंगे। ये 25 आपका डिविडेंड हो गया। 21 जा 20। यहाँ पर कितना हो गया? 5 रिमाइंडर हो गया। 0 फिर नहीं आया, इसका मतलब फिर ये HCF नहीं हुआ। फिर क्या करेंगे? फिर इसको डिवाइजर बनाएंगे और इसको डिविडेंड बना देंगे। 5 4 जा कितना हो गया? 20। कट गया कि नहीं गया? और जो कट गया तो जस्ट जो आपने जिससे डिवाइज किया है वही आपका क्या हो जाएगा? जो डिवाइजर है वही आपका HCF हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो यही जो स्टेप है, ये स्टेप जो उन्होंने बताया उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है एल्गोरिथम। वर्ड ऐसा लग रहा होगा कि हाँ कुछ है काल्पनिक आ गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं। एल्गोरिथम का मतलब ही यही होता है। दरअसल क्या है ना कि वो इंडियन भाषा तो है नहीं, इंडियन भाषा नहीं है, इसी वजह से हमको थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है कि एल्गोरिथम ये क्या आ गया। ठीक है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसको हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब कॉन्सेप्ट में जो आगे बढ़ाने का सवाल है वो यही है कि इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाने का मतलब आपका प्रथम प्रश्नावली आपका स्टार्ट होता है इस अभ्यास का। प्रथम प्रश्नावली में अगर जो आप देखेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो एक मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप कर लेंगे। कोई भी ले लेता हूँ मैं, एक सेकंड वाला ले लेता हूँ, यानी फर्स्ट का सेकंड वाला। अभी जस्ट मैंने जो बताया वही है। इसमें क्या है? 196 और 38220 जी आपका। अब इसमें छोटा कौन है? ये इसी से इसमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा 38220। तो 196 बन जा 196, ये आपका 6 हो जाएगा और यहाँ पर 7। ठीक है, ये 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा, 17 में से 9 हो जाएगा 8 और यहाँ पर आपका 2 होगा, 2 में से 1 जाएगा 186 हो गया। ये 2 आपका हो जाएगा। 9 टाइम लेकर के जाइए। 9 6 जा 54, कैरी 5 होगा। 9 9 जा 81, 81 और 5 86, 8 होगा। 9 1 जा 9 और 8 17, माइनस कर दीजिए। ये 12 में से 4 जाएगा, कितना होगा? 8, यहाँ पर 5 है, 15 में 6 जाएगा 9, यहाँ पर आपने उधारी ले लिया है तो ये कट जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया? 0। अब यहाँ पर अगर जो बात करें 5 का तो 5 6 जा 33, 5 9 45, 3 48, 3 5 4 होगा, 5 9 5 4 9। ओह, ये तो एक ही बार में कट गया भाई। तो जब एक ही बार में कट गया आपका शेषफल 0 हो गया तो इसका HCF कितना होगा? 196। ठीक है, तो HCF जो आपका होगा वो कितना होगा? 196 होगा। बाकी आप फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आराम से लगा लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसको देखने में भी डर लगता है आप सभी को, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। क्या कह रहे हैं? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत स्लोली इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अगर जो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है तो उसको 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, या फिर इसको इस रूप में आप दर्शा सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई भी धन विषम पूर्णांक है, ठीक है, कोई भी धन विषम पूर्णांक है तो उसको इस फॉर्म में आप दर्शा सकते हैं। अब मैं उस प्रमेय पर लेकर के जाऊंगा जो प्रमेय आपको मैंने बताया था। वो प्रमेय क्या था? A = BQ+R, जबकि R = 0 एंड लेस देन 0, R is greater than 0 and R is always
लेस देन डिवाइजर। ये था, ये ध्यान दीजिएगा, ये डिवाइजर है, ये आपका क्या है, डिवाइजर। तो अगर जी आप यहाँ पर बात करें इसकी या इसकी या इसकी, जरा देखिएगा मैंने क्या कहा, ये क्या है, ये बीच वाली संख्या होती है, समझ रहे, ये आपका ए होता है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है, समझ रहे। तो यहाँ पर अगर जो आप देखेंगे, ठीक है, तो ये डिवाइजर है, ये आपका डिविडेंट है, ये आपका कोशिएंट है, ये आपका रिमाइंडर है। तो आपको जो फॉर्म दिया गया है, ये ऐसे फॉर्म दिया गया है 6q+1, और मान लेते हैं कि जो 6q+1 है, मैं थोड़ा सा और बैक आता हूँ। जैसे सपोज दैट अगर जो हमने 4 से डिवाइड किया 16 में, नहीं 17 में, अगर जो 4 से हमने 17 में डिवाइड करना है, तो देखेंगे आप 4 4 जा, या फिर थोड़ा सा अलग मैं ले लेता हूँ, 18 कर देता हूँ, 18 नहीं 22, 4 5 जा 20, यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो गया 2, समझ गया। अब ये 4 5 जा 20 हुआ, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कैसे प्राप्त होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस इसको ऐड करके। अगर जो मैं सपोज दैट यहाँ पर इसको मिटा दूँ, यहाँ पर मैं इसको मिटा दूँ, और यहाँ पर हमने क्या रख दिया n, यहाँ पर हमने क्या रख दिया n। तो n को प्राप्त करने के लिए, जो अभी मैंने जस्ट बताया, n को प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, जिससे हमने डिवाइड किया है उसका मल्टीप्लाई हम कोशिएंट से करेंगे और प्लस 2 ऐड कर देंगे, ऑटोमेटिक हमको ये आपका मिल जाएगा 4 5 जा 10 20, और प्लस 2 कितना होगा 22, क्योंकि यहाँ पर 20 रखेंगे, 22 रखेंगे, तो 22 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात तो यहाँ पर पक्का है कि अगर जो हम 4 से भाग दे रहे हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ सकता है, या तो हो सकता है कि 0 आए, हो सकता है कि 1 आए, हो सकता है कि 2 आए, हो सकता है कि 3 आए। इससे ज़्यादा कोई आएगा क्या, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि मैं बताया हूँ यहाँ पर कि रिमाइंडर जो आपका होता है वो डिवाइडर से हमेशा छोटा होता है, ठीक है, डिवाइडर से हमेशा छोटा होता है। तो अब ज़रा आप यहाँ पर दिमाग लगाएं, सपोज दैट मान लेते हैं क्या ये n है, ये नंबर क्या है n है, ठीक है। अब ये नंबर क्या है, ये 6q+1, ये 6q+1 हमने फॉर्म में रखा, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 से डिवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर 4 का मतलब क्या हुआ कि 4 से डिवाइड किया जा रहा है, और यहाँ पर जब 6 से डिवाइड किया जा रहा है, किसी नंबर में अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर जो आपका होना चाहिए वो या तो 0 आएगा, या तो क्या आएगा 0 आएगा, या तो फिर वो जो नंबर है जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं उसके लिए रिमाइंडर हो सकता है 1 आए, हो सकता है उस संख्या के लिए जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, हो सकता है उसके लिए रिमाइंडर हमारा 2 आए, हो सकता है कि 3 आए, हो सकता है कि 4 आए, हो सकता है कि क्या है 5 आए, समझ, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, 6 रिमाइंडर नहीं आ सकता, ये आ सकते हैं। अब हमने बताया यहाँ पर कोई भी संख्या मान सकते हैं आप, यहाँ पर कोई भी संख्या आप मान लीजिए। अब यहाँ पर कोई भी संख्या मानने का मतलब सपोज दैट हमने q बराबर 1 मान लिया, q बराबर क्या मान लिया 1 मान लिया। तो अगर जो आप 1 मानेंगे तो 6 का q में 6 का 1 में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 मानोगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, 3 मानोगे तो 6 3 जा 18 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं सारे के सारे वैल्यू क्या दे रहे हैं, इवन दे रहे हैं, सारे के सारे वैल्यू इवन दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में तो आ ही नहीं सकता। क्या इस रूप में आ सकता है, q का वैल्यू कोई भी मान लो 1 मान लीजिए, 6 1 जा 6 1 7 विषम आ गया, 2 कर दीजिए 2 6 12 1 13 विषम आ गया, 3 कर दीजिए 3 6 18 1 19 विषम आ गया, 4 कर दीजिए 4 6 24 1 25, ठीक है, 25 कर दीजिए 25 छक्का 150 150 1 151। तो यहाँ पर आपको
आपको क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखो आपको ज़्यादा इसमें मशक्क़त करने की जरूरत नहीं। इसका फॉर्म जरा आप देखिएगा, फॉर्म का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 सॉरी 2 अगर जो हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q + 1। और आप जानते हैं जब किसी चीज़ का मल्टीपल 2 है तो वो तो आपका ऑड हो ही नहीं सकता है, वो 100% क्या होगा, इवन होगा। यहाँ की बात किया जाए, यहाँ पर क्या कॉमन होगा, यहाँ पर 3 कॉमन होगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 3 का किसी में मल्टीप्लाई होगा तो वो इवन होगा, ऑड होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पर 2 की बात कर रहा हूँ। 2 जिसका मल्टीपल होगा 100% क्या होगा, वो तो इवन होना ही होना है। अब यहाँ पर देखिएगा जरा, यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 6 जा 6, 6 3 9, 2 रखेंगे, 2 6 जा 12, 12 3 15, 3 रखेंगे, 3 छक्का 18 3 21, 20 रखेंगे, 20 छक्का 120, 20 3 130। इसका मतलब ऑलरेडी कोई भी वैल्यू रखें तो ये आपका क्या आएगा, ऑड आएगा। यहाँ पर आप जान रहे हैं 2 कॉमन हो जाएगा सीधा, ये हो जाएगा 3q + 2, ये क्या देगा आपका, इवन ही देना है। ये क्या हो गया, ये आपका ऑड ही देना है। तो आप जरा देखिएगा कौन कौन फॉर्म आपको टैली कर रहा है। देखो ये फॉर्म टैली कर रहा है किसका, ऑड के लिए, ये फॉर्म कर रहा है टैली, ये फॉर्म कर रहा है टैली, ठीक है। इसका मतलब ये ऐसे होता चला जाएगा। जो आगे और बढ़ाएं और ये सवाल को थोड़ा सा और बढ़ाना होता तो ऐसे बढ़ाता 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 या 6q + 7 9, ऐसा ऐसा करके आगे बढ़ाता हुआ चला जाता। तो ये तरीका है इसका, ठीक है, कि अगर जो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो उसे हम इस टाइप और इस टाइप, यानी इन तीनों फॉर्म में या इसके अलावा भी और फॉर्म में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, उसे क्या करना है, 32 जो सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड है, ठीक है, 32 सेना वाली जो समझिए कि आर्मी है, बैंड छोड़ दो, जो आर्मी है उसके पीछे इनको चलना, मार्च करना, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों जो समूह है उसको समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, भले ये 32 हैं और भले ही वो 616, लेकिन स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उन स्तंभों की संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सके। इसका मतलब उन स्तंभों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है जिसमें वो मार्च कर सके। उन स्तंभों की संख्या, शब्द पर देखिए मैं 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ जानबूझ करके। अधिकतम क्या संख्या हो सकती है, अधिकतम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ गए। यानी 32 और 616 का आप एचसीएफ निकाल लेंगे इसी मेथड से। 616 का 632 में जो भी है उसमें आप डिवाइड करेंगे तो अपने आप वो स्तंभों की संख्या ऑटोमेटिक निकल जाएगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन है। अब इसमें आपको ये समझना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यानी यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका है उसका हम यूज करेंगे। और देखिए यहाँ की ये लाइनें बड़ी इम्पोर्टेंट है, बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इस लाइन को आपने समझ लिया तो ये समझिए क्वेश्चन ढेर हो गया आपके सामने। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक संख्या है और वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसा, वो फ्रैक्शनल वाला नहीं होना चाहिए। तो कोई भी धनात्मक पूर्ण संख्या है यानी कोई पूर्णांक, उसका जो वर्ग होगा ना, जो उसका वर्ग होगा वो किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा किसी पूर्णांक यम के लिए। यानी अगर जो कोई पूर्णांक आपका है, ये लाइन बहुत स्पेशल है, इसको मैं थोड़ा सा इस हिसाब से कर देता हूं कि पूर्णांक m के लिए, इसका मतलब क्या होगा कि अगर जो वो पूर्णांक है तो उसको m मान लिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब जरा इस पर फोकस करिएगा। मैंने क्या बताया कि कोई भी पूर्णांक अगर जो आएगा तो उसको हम m के द्वारा शो करेंगे।
अब इसमें ज़रा देखिएगा, आप स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं अच्छी तरीके से कि A इज इक्वल टू क्या होता है, BQ प्लस R। ये यूक्लिड की क्या है, विभाजन प्रमेय क्या है, इसी का हमें अप्लाई करना है। फॉर्म पर अगर जो आप ध्यान देंगे तो 3m या 3m प्लस 1 इस टाइप का है। और इस टाइप के होने का मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड की गई है। और आप जानते हैं कि अगर जो कोई नंबर है और अगर जो वो 3 से डिवाइड किया गया है तो वो क्या हो सकता है, मेरा कहने का मतलब यह है कि उसका रिमाइंडर कितना कितना हो सकता है कि उसका रिमाइंडर 0, या फिर हो सकता है वो संख्या जो 3 से डिवाइड की गई है उसके लिए रिमाइंडर 1 है, या भी हो सकता है कि वो संख्या जो 3 से डिवाइड की गई है उसके लिए रिमाइंडर क्या है, 2 है। इससे ज़्यादा चांसेस नहीं हो सकता। अब हमें प्रूव जो करनी है वो किसके लिए करनी है, पूर्णांक का वर्ग, यानी जो पूर्णांक हमने माना है उसका हम क्या कर दें, वर्ग कर दें। और जो वर्ग करने पर जो फॉर्म तैयार होना चाहिए वो इस टाइप का होना चाहिए। अब देखिएगा हम क्या कर दिया इसको भाई, वर्ग कर दिया। और जब हम इसका वर्ग कर देंगे तो देखिएगा इसका एप्लीकेशन देखिएगा, 0 का मतलब कुछ नहीं, 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सा मैं स्टाइल में लिख रहा हूँ, ये ऐसा, एक सेकंड 3 इंटू 3q स्क्वायर, ऐसे होल पर स्क्वायर नहीं है, क्यू पर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप बात करेंगे ये क्यू क्या है, क्वोशिएंट। क्यू क्या है, क्वोशिएंट है। क्वोशिएंट क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होती है। और पूर्णांक संख्या यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का पूर्णांक ही देगा, बटे में फ्रैक्शन वगैरह ये सब नहीं देगा, पूर्णांक ही देगा। और पूर्णांक को आप क्या मानोगे, m मानोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। यहाँ पर आइए इसको आप ब्रेक करिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब 6q और प्लस b स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर जो कॉमन की बात करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हम 3 कॉमन लिए, तो यहाँ पर आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q, यहाँ पर क्या हो गया प्लस 1। q भी कॉमन था लेकिन हमें q को क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। अब जरा देखिएगा मैंने क्या बताया, q क्या है, क्वोशिएंट है, q क्या है, क्वोशिएंट है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। और पूर्णांक को क्या हमने माना है, किसी पूर्णांक m के लिए, यानी कोई भी पूर्णांक है उसको m हमें मानना ही मानना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तीसरा, यहाँ पर अगर जो आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12, है ना, 3 2 जा 6 2 जा 12 क्यों हो जाएगा, और प्लस 2 2 जा 4, ठीक। अब देखिएगा इसमें यहाँ पर मैं 3 कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर 4 है, लेकिन थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें तो आपको समझ में आ जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 3 प्लस 1, बोले सही कि नहीं, 4 के पोजीशन पर 3 प्लस 1 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर जरा कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1, और यहाँ पर क्या है प्लस 1। ये क्या है, ये ऑलरेडी आपको क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है हमें एक पूर्णांक, और पूर्णांक को हम क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो फाइनली आपका हो जाएगा 3m प्लस 1। तो इसमें केवल यही कह रहा था कि कहने का मतलब यह है कि कोई धनात्मक पूर्णांक है उसका अगर जो हम वर्ग करेंगे तो किसी पूर्णांक m के लिए जो इसका फॉर्म रूप होगा वो इस टाइप का होगा। आप देख रहे हैं m 3m प्लस 1 3m प्लस 1 ऐसे होता चला जाएगा। और सेम प्रोसीजर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में किया हुआ है, तो जिसको आप उसमें क्या करना है, क्यूब करना है। अब क्यूब करने में क्या करेंगे, इसी हिसाब से उसकी सेटिंग करेंगे, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से उसको कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन जो हमने आपको लगवाया तो उसका हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश किया था। बाकी अगर जो उसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम आपको होती है तो लैंग्वेज में एग्जाम्पल नंबर 2 आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 में वो क्लियर दिया गया है कि किसी इसको लिखना थोड़ा सा कैसे,
या फिर अगर जो स्कूल्स में लिखवाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एनसीईआरटी बुक से कॉन्सेप्ट को हमने समझा दिया, एनसीईआरटी बुक से आराम से उसको लिख सकते हैं। तो ठीक है, अगला जो वीडियो आपका होगा वो नेक्स्ट आपके पर्सनली पर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमको थोड़ा सा झेलने के लिए, इसलिए क्योंकि ये भी 2 दिन से तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, बार बार खांसी आ रही है। वो क्या हुआ कि जो है काफ़ी सुबह में उठे लगभग 4 साढ़े 4 बजे, आदत है नहीं पानी पीने की, पी लिया हमने, थोड़ा सा चिल वाटर था, जिसकी वजह से अच्छी खासी परेशानी बनी हुई है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है, खांसी बार बार आ रही है। और उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और ये थोड़ी सी टफ़ है, ये ये टफ़ है, ऐसा ये मेरा भी मानना है, थोड़ा सा टफ़ है इसलिए कि थोड़ा प्रूविंग वाली चीज़ें हम लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। तो लेकिन यह है कि इतना टफ नहीं है कि ये समझ में ना आए, इसको थोड़ा सा एक बार नहीं, अगर जो एक आध बार और रिपीट करेंगे तो अपने आप ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ़िलहाल ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर जो आपके आसपास में हाई स्कूल के बच्चे हों, यूपी बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हों, हालांकि सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर जो वो एक लोकेलिटी में रहते हैं जहाँ पर हिंदी भाषी ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये चीज़ें भी उनको समझ में आएगी। और जो नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं, मैं सीबीएसई के लिए क्लास तो लूँगा, लेकिन यह है कि यूपी बोर्ड का पहले मेरा जो मोटो है, यूपी बोर्ड का पहले मैं ये ख़त्म करूँगा, यूपी बोर्ड के लैंग्वेज से ही ख़त्म करूँगा। इसीलिए आप लोग देखते भी हैं कि हम कहीं ना कहीं जो है कुछ थोड़ा सा देहाती लैंग्वेज का भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे जो यूपी बोर्ड के हैं देहाती भाषा समझते होंगे। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और नए वीडियो में आपको नए कोर्स के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए आपके प्रश्नावली के साथ और नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ रूबरू होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।